नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पंचायतों की मतदाता सूची के ऊपर। तो किसी भी संस्था के निर्वाचन के लिए जो मतदाता सूची जो है वो एक मूल अभिलेख है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 4(2) में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा की एक मतदाता सूची होगी और इसी सेक्शन की उपधारा 3 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम सभा से संबंधित विधानसभा की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत होने के लिए योग्य है तथा जिसका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है तथा वह उस ग्राम सभा का साधारणतया निवासी है, वह पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। परंतु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ग्राम सभा में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकता। इसके अतिरिक्त यदि वह ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज है तो वह किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में भी अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। अर्थात एक व्यक्ति और एक मत का सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति दो जगह अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा सकता। फिर धारा 4 के अंत में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण जो है साधारणतया निवासी को लेकर है। सर दूसरे स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा में की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य है तो वह ग्राम सभा की मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकता, उसके लिए वह अयोग्य ही माना जाएगा। अब पहले स्पष्टीकरण पे आते हैं। उसमें कहा गया है साधारणतया निवासी। अब साधारणतया निवासी है क्या? तो स्पष्टीकरण में उसमें ये लिखा है कि पंचायतों के केस में भी साधारणतया निवासी का वही मतलब होगा जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है। अब धारा 20 में क्या प्रावधान है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जनरली हम ये लेके चलते हैं कि साधारणतया जो कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर नियमित रूप से रात्रि में सोने के लिए प्रयोग करता है, जिस स्थान पे वो रात को सोता है, उसी स्थान को उसका साधारणतया निवास माना जाता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि निवास जो है वो स्थायी होना चाहिए। निवास के लिए कोई स्थायी शेड, झोंपड़ी, तंबू भी हो सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति फुटपाथ या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या मंदिर में सोता है और उस स्थान से उसकी पहचान जुड़ गई है तो वह उसे उस स्थान के पते पर भी मतदाता सूची में पंजीकृत किया जा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि साधारणतया निवासी होने के लिए वहाँ पर अपना मकान अथवा संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर साधारणतया निवासी आप तभी हो सकते हैं अगर आपका मकान वहाँ है, ज़मीन वहाँ है। ऐसा नहीं है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो आपको मकान होने से या संपत्ति होने से आपको किसी क्षेत्र का साधारणतया निवासी का दर्जा देती हो। और यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र जो है, यानी कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस पर आवेदन करता है तो उस प्रपत्र पर साधारणतया निवास स्थान संबंधी घोषणा करनी होती है। और यदि उसने को घोषणा कर दी कि मैं अमुक स्थान का रहने वाला हूँ और उसकी घोषणा के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई पंचायत का रेजिडेंट ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो उसकी घोषणा को सही माना जाएगा तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। एक और गलतफहमी बहुत है। लोग ये कहते हैं कि हमें 6 महीने रहते हुए, हमें साल रहता हुए यहाँ पे हो गया। तो साधारणतया निवासी की परिभाषा में आने के लिए नियमों में कोई भी जो अवधि है वो निर्धारित नहीं है। यानी कि अगर कोई आदमी 1 महीना पहले आया है तो भी उसका नाम दर्ज हो सकता है और यदि कोई व्यक्ति 6 महीने पहले आया तो भी उसका नाम दर्ज हो सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो है उसके समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हीं के आधार पर वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या ऐसे नियमों में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुझे 6 महीने हो गए या मुझे साल हो गया। अब यदि कोई व्यक्ति अपने नौकरी पेशा या किसी अन्य सेवा घूमने के लिए आदि के लिए निवास स्थान से अनुपस्थित है या कोई अपनी सर्विस की वजह से अनुपस्थित है तो सिर्फ उसको उसका मत जो है बनाने के लिए इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि आप तो यहाँ रहते नहीं, आप तो नौकरी करते हैं, किसी बाहरली प्रदेश में नौकरी करते हैं या किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए आपका मत नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपनी घोषणा करता है कि मैं इस स्थान का रहने वाला हूँ, उसको अधिकार है कि वो अपनी निवास स्थान की घोषणा स्वयं कर सके।
इलेक्शन मशीनरी किसी का निवास स्थान निर्धारित नहीं कर सकती। इलेक्शन मशीनरी कब आएगी पिक्चर में? जब कोई ऑब्जेक्शन कर देगा, ऑब्जेक्शन करेगा तो फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी उससे प्रूफ मांग सकती है कि भाई आपके साधारणतः निवास को लेके ये लोग आपत्ति कर रहे हैं, आप बताएं। तो तब उस स्थिति में उसका ऑब्जेक्शन जो है ना वो प्रूफ मांग सकता है, अदरवाइज उसकी घोषणा ही सफिशिएंट है। और ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपना मत जो कहाँ सर्विस के स्थान पर बनाना चाहता है, अपने मूल स्थान पर बनाना चाहता है या कहाँ बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त अब एक हमारे कुछ लोग आते हैं जो हॉस्टलों में रहते हैं, बच्चे रहते हैं हॉस्टल पढ़ने वाले। तो अगर छात्रावासों में रहने वाले छात्र यदि छात्रावास के पते पर मत बनवाना चाहते हैं तो उन्हें छात्रावास के वार्डन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण देकर मत बनवा सकते हैं। लेकिन जब उनका हॉस्टल के एड्रेस पर वोट बनेगा तो उनका जो मूल स्थान होगा वहाँ से उसका नाम काट दिया जाएगा। इसी तरह अगर यदि किसी व्यक्ति का गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और वह वारंट से बच रहा है, भाग रहा है, तो इस ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा कि ये अपने स्थान से अनुपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो हैं जो गैर जमानती वारंट से बचने के लिए घर से गायब हैं या बार बार पुलिस को पेश नहीं होते हैं और कहते हैं कि वो घर पे नहीं है, ऐसे व्यक्ति का साधारणतया निवासी का दर्जा वहाँ पे ख़त्म हो सकता है और वो ऐसे व्यक्ति उस गांव के साधारणतया निवासी की परिभाषा में नहीं आएंगे और वो उस व्यक्ति का नाम जो है वो मतदाता सूची से काटा जा सकता है और उसका नाम वहाँ से विलोपित कर दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में किसी के ऑब्जेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं डिप्टी कमिश्नर, वो सुओ मोटो में उनका नाम जो है विलोपित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है इसके अगेंस्ट नॉन वेनेबल वारंट है और ये आदमी डिफाई कर रहा है, तो उसका वहाँ से क्योंकि वहाँ डिफाई कर रहा है वो अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे रह नहीं रहा है, तो उसका साधारणतः निवासी का नाम मानते हुए उसका नाम काटा जा सकता है। इसी तरह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20(7) में ये प्रावधान है कि यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति के निवास संबंधी प्रश्न उठता है तो ऐसा प्रश्न मामले के सब तथ्यों तथा भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत निपटाया जाएगा। परंतु ये विषय इतना जटिल है कि इसके ऊपर आज तक नियम नहीं बनाए जा सके। तो जब नियम नहीं है तो फिर तथ्यों के आधार पर ही फैसला होगा, विवेक के आधार पर ही फैसला होगा। तो ये प्योरली एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है उनके विवेक के ऊपर है कि उनके समक्ष क्या प्रूफ रखे जाते हैं, वो भी उस केस में अगर कोई आपत्ति होती है तो। अदरवाइज जो जिसने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है वो उसकी डिक्लेरेशन के ऊपर अपना निर्णय दे सकते हैं। हाँ, यदि कल को ये प्रूव हो जाता है कि डिक्लेरेशन गलत है तो डिक्लेरेशन के गलत साबित होने के केस में उनको सज़ा हो सकती है। तो इसलिए भाइयों कोई भी डिक्लेरेशन देने से पहले सावधानी से इन प्रावधानों को देख लें। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए नियमों में अयोग्यताएं कौन कौन सी हैं। जो नियम 14 है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम का, उसमें 6 अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो जो सबसे पहली है उसमें है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्य नहीं होगा, उसका नाम दर्ज नहीं होगा। अब यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रश्न उठ जाता है तो क्या मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसका निर्णय ले सकता है? नहीं, क्योंकि मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऑर्डिनरी रेजिडेंस का डिसीजन तो ले सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप का डिसीजन नहीं ले सकते। जो सिटीजनशिप का प्रश्न है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है और इसके बारे में किसी की नागरिकता के बारे में निर्णय केवल भारत सरकार ही ले सकती है। यदि कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसका वोट नहीं बनाया जाता है। अब अगर जिन व्यक्तियों की नागरिकता स्पष्ट ना हो ऐसे व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। कई बार विदेशी मूल के लोग भी भारत में रहते हैं तो उनको उनकी नागरिकता को लेकर प्रश्न उठता है कि क्या करें, इनका नाम दर्ज करें या ना करें। तो इसमें जो भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 है उसकी उपधारा 1 के क्लॉज ए में के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व 1 जुलाई 1987 से
पहले जो भारत में पैदा हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अतः ऐसे मामलों को जो अपने निर्णय लेना हो तो आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, और दूसरी डेट बताई मैंने आपको 1 जुलाई 1987। इससे पहले इस पीरियड के दौरान अगर किसी का बर्थ भारत में हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। और यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट करना ठीक रहेगा कि ये मत का अधिकार और नागरिकता दो अलग अलग विषय हैं, और नागरिकता का प्रश्न जो है वो पंचायती राज अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत के इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अयोग्यता है, वो है कि यदि कोई विकृत है, कभी व्यक्ति जो है विकृत मानसिकता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, किसी के कहने से नहीं होगा कि ये आदमी पागल है, इनसेन है, इसलिए इसका बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। बाकायदा उसके लिए एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी को विकृत मानसिकता का इनसेन डिक्लेयर किया हो तभी वो व्यक्ति उसका मत जो है नहीं बनेगा, अदरवाइज उसका मत बनाना पड़ेगा। अब तीसरी है, यदि किसी व्यक्ति को पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन संबंधी अपराधों के कारण मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित किया हो। अगर किसी व्यक्ति को इलेक्टोरल ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस, और ये इलेक्टोरल ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिस सिर्फ पंचायत के इलेक्शन के लिए नहीं, सारे लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत भी किया हो और प्रूव हो गया है कि इसने करप्ट प्रैक्टिस की है या इस व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है, तो उस व्यक्ति को जो है उसका मत नहीं बनाया जा सकता, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब भ्रष्टाचारण क्या है और करप्ट प्रैक्टिस क्या है, जो जब इस चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और एक है साधारणतः निवास के बारे में, ये तो हमने डिस्कस करी ली कि साधारणतः निवासी किसको माना जाएगा। और इसके अलावा है, यदि कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूरी ना करता हो तो वो अयोग्य होगा। तो जनरली राज्य निर्वाचन आयोग जो है 1 जनवरी ऑफ द ईयर जब भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है जिस भी साल में, उस साल की 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट मानता है। यानी कि जो व्यक्ति 1 जनवरी को जिसका जन्म हुआ है, जो 18 साल पूरे कर रहा है, वो व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होगा, और जो व्यक्ति 2 जनवरी को हो रहा है वो नहीं होगा। ये कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी, क्योंकि हम अब जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम जो वोटर लिस्ट बनाते हैं वो डाटाबेस पे बनती है, यानी कि जो लोग विधानसभा की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वो वहीं से डाटा हम लेते हैं। तो विधानसभा में भी 1 जनवरी को ही क्वालिफाइंग डेट माना जाता है, अहर्ता दिनांक माना जाता है। तो हमारे यहाँ भी 1 जनवरी को ही अहर्ता दिनांक माना जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मतदाता सूची में प्रथम बार नाम सम्मिलित करता है, वह अप्लाई करता है, तो उसका जो रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर जो होते हैं वो, या रिवाइजिंग अथॉरिटी जो जिसके पास भी अप्लाई करे, वो उसकी आयु की पुष्टि करने के लिए प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। और ये जो इस हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा पाठशाला का प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित हो प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि प्रार्थी के पास ऐसे अभिलेख ना हो तो संबंधित अधिकारी प्रार्थी को अपने समक्ष उपस्थित होने को भी कह सकता है, ताकि वो उसकी एज का असेस कर सके कि क्या ये 18 साल का है। क्योंकि कई बार एज ज़्यादा होती है, सपोज 25-30 साल का व्यक्ति है लेकिन आज तक मत ही नहीं बनाया, अब उसका वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको से उसकी सर्टिफिकेट की वजह से उसका मत ना बनाए। मताधिकार देना हमारा धर्म है, फर्ज है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को रिवाइजिंग अथॉरिटी या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर कह सकता है कि आप मेरे सामने पेश होकर उसकी एक एज का आइडिया लग जाता है कि ये 18 साल से ऊपर है, तो इसका मत बना दिया जाए। अब यदि कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका या किसी अन्य ग्राम सभा में मतदाता के रूप में पहले ही रजिस्टर करता है, अब अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पंजीकृत है और फिर अप्लाई कर देता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह दर्ज होगा, 2 जगह पे वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये अयोग्यता में आएगा। अब यदि कोई व्यक्ति दूसरी ग्राम सभा अथवा नगरपालिका में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो उसे जहां उसका पहले नाम सम्मिलित है वहां से नाम का विलोपन करवाना होगा।
अथवा अपने प्रार्थना पत्र में घोषणा करनी होगी कि उसका नाम पहले से सच एंड सच ग्राम सभा में या सच एंड सच नगर पालिका में दर्ज है, जिसे विलोपित कर दिया जाए। तो यहाँ उसका नाम दर्ज हो जाएगा, लेकिन साथ ही जिस ग्राम सभा में या जिस नगर पालिका में उसका नाम दर्ज है वहाँ पर उसकी कॉपी चली जाएगी कि इस व्यक्ति का नाम इस पंचायत में या इस कमेटी में दर्ज हो गया और वहाँ जो पहले उसका नाम दर्ज था वहाँ से इसका नाम विलोपित कर दिया जाए। तो इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक अथवा ग्राम सभा या नगर पालिका में अपना नाम दर्ज करवाता है तो वह पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 4 तथा निर्वाचन नियम 14 च की अवहेलना करता है तथा वह असत्य घोषणा का दोषी हो सकता है, झूठी घोषणा करने का दोषी हो सकता है। और ऐसी अगर घोषणा करता है और ये सिद्ध हो जाता है तो वह किस भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 1860 की धारा 199 के अंतर्गत झूठी घोषणा को जो है झूठी गवाही के समान दंडनीय अपराध है, तो उसको दंड भी मिल सकता है जिसमें सज़ा है। और अगर तो कमेटी के संबंध में घोषणा करता है तो कमेटी में तो हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 2015 का जो नियम 18 है उसके अंतर्गत झूठी घोषणा करने के लिए 1 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना या दोनों ही सजाएं जो है वो हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह झूठी घोषणा बिल्कुल भी ना करें, ना किसी से करवाएं। अब आता है कि मतदाता सूची बनती कैसे है। तो इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम देता है तो एक ड्राफ्ट पब्लिश होता है। ड्राफ्ट के बाद एक दावे तथा प्रतियाँ होते हैं। आप अपना किसी का नाम आपको पहले सबसे पहले तो ये है कि जब ड्राफ्ट पब्लिश हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको चेक करें। अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर आप फॉर्म पे अप्लाई करें और 10 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करके आपको बाकायदा रिवाइजिंग अथॉरिटी नोटिस जारी करती है कि इस आदमी ने अपना मत के लिए अप्लाई किया है। फिर वो नोटिस बोर्ड पे लगता है। नोटिस बोर्ड अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है और फिर उसका हियरिंग होती है और वो आपका मत 10 दिन के नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर जो है आपका मत बन जाता है। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मतदाता नहीं बनाया रिवाइजिंग अथॉरिटी ने, तो आपके पास फिर अपील का अधिकार है। आप अपील कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अपील करनी होती है। 7 दिन के अंदर अपील करने का फिर आपको फिर दोबारा से अपील अथॉरिटी नोटिस जारी करेगी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं जिनके डिप्टी कमिश्नर्स, वो आपको नोटिस जारी करते हैं और फिर आपकी हियरिंग होती है। फिर अपील के बाद आपका मत जो है वो बन सकता है। और अगर अपील के बाद भी मत ना बने तो फिर उसके बाद आप जो है फिर आगे इलेक्शन कमीशन के पास भी अपील कर सकते हैं। तो नियमों में ये सारा प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह आप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अपना ये पक्का तय कर लें कि जैसे ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश हो आप अपना ड्राफ्ट चेक कर लें, क्योंकि ड्राफ्ट जो है पंचायत में भी जाते हैं, पंचायत की मीटिंग में रखे जाते हैं। वहाँ पे आपके पंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, प्रधान उपप्रधान होते हैं। वो देख लें कि किसी का हमारे वार्ड का मत छूटा तो नहीं है। अगर छूटा है तो वो पहले ही बता दें, तो फिर वो ऑब्जेक्शन वगैरह करने की स्थिति नहीं आएगी और आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसमें वोटर लिस्ट में है विधानसभा की, तो वो अपना कार्ड की कॉपी दे दें, अपना एपिक नंबर दे दें। तो नंबर जब आप दे देंगे तो एक ऑथेंटिकेट हो जाता है कि इस आदमी का नाम दर्ज है। तो डाटा में चेक करके भी उसका कई बार नाम आ जाता है। तो इस तरह आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने मतों के प्रति मत बनवाएं और जागरूक रहें। और जैसे ही प्रोग्राम जारी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत बनवाने की कोशिश करें ताकि लार्जर पार्टिसिपेशन का जो सिद्धांत है वो सफल हो। थैंक यू वेरी मच।